चलिए आज बात कर लें कि खाँसी के शरबत, कॉफ़ सिरप्स। क्या कॉफ़ सिरप्स काम करते हैं? तो कॉफ़ सिरप्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम इसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल मतलब ये है कि केमिकल रिलेटेड और न्यूट्रास्यूटिकल मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जड़ी-बूटियाँ टाइप दवाइयाँ चल रही हैं। जैसे कि आजकल आप मुख्तलिफ देखते हैं, टोटके टाइप जैसे शरबत शहतूत, आइवी लीफ और इस तरह के मुख्तलिफ शरबत हैं, जो कि आपको न्यूट्रास्यूटिकल में मिलते हैं। सवाल ये है, क्या फार्मास्यूटिकल और क्या न्यूट्रास्यूटिकल? क्या ये दवाइयाँ खाँसी में इफ़ेक्टिव भी हैं? देनी भी चाहिए? मेरा जवाब ये है कि खाँसी में सबसे पहली अहम बात ये है कि आप ये देखें कि आपने तशख़ीस क्या की है? तो अगर तो मरीज़ का गला ख़राब हुआ है और साथ में खाँसी है, तो 99% तो ये वायरल इन्फेक्शन है। तो जितने लोग आज सर्दियों में अभी जैसे-जैसे वेदर चेंज आ रहा है, इसमें इन सबको वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। तो हर एक बंदा मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और बहुत ही हाई-फ़ाई दवाइयाँ ले रहा है और मुख्तलिफ कफ सिरप्स ट्राई कर रहा है। लेकिन कफ सिरप है कि कोई भी काम नहीं कर रहा। ना फार्मास्यूटिकल और ना ही न्यूट्रास्यूटिकल। तो हमारे पास ऐसा क्या एविडेंस है जो कि हमें ये बताए कि कफ सिरप्स काम करते हैं? तो आपको ऐसा कोई भी मेडिकल फील्ड में जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स हैं, उसमें आपको एक भी ऐसा शरबत नहीं मिलेगा या ऐसा सिरप नहीं मिलेगा जो कि खाँसी में इफ़ेक्टिव है। तो फिर करना क्या चाहिए? देखिए, इसमें अगर आपको वायरल इन्फेक्शन के साथ आपको खाँसी हुई है, तो इसमें आपको टोटके टाइप चीज़ें करनी चाहिए। मसलन पानी में शहद मिला के इस्तेमाल करें या कि आप स्टीम ले सकते हैं और ये जो छोटे-छोटे चीज़ें हैं जो आपको सूदिंग इफ़ेक्ट दें, आप वो यूज़ कर सकते हैं निस्बतन इसके कि मुख्तलिफ केमिकल्स और मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स। और अगर गला भी ख़राब हो रहा है तो सिर्फ़ आप पैरासिटामॉल या पैनाडोल टाइप दवाई लें और उसके साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू चल रहा है, तो शुरू में आप इसमें एंटी एलर्जिक वो यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां हैं, खुद से ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी खांसी जो कि वायरल इन्फेक्शन से होती है, कई दफ़ा 3 हफ़्ते, कई दफ़ा 4 हफ़्ते और कई दफ़ा डेढ़ डेढ़ माह तक चलती है। और अगर कोई भी खांसी जो 1 डेढ़ माह को क्रॉस कर ले, तो उसमें फिर ज़रूरी हो जाता है कि हम डिफ़रेंशिएट करें कि ऐसी कौन-सी चीज़ है कि क्या ये वायरल से है या कि बगैर वायरल इन्फेक्शन के है। तो आम तौर पे साइनस की बीमारी जिसमें कि पीप पड़ जाती है साइनसेस में, उसमें आपको खाँसी रहना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा ये खाँसी नज़ला मैदे का जो तेज़ाब है वो गले में आ रहा होता है और उसके साथ आपको इस तरह की खाँसी की वजह बन रही होती है। और कई दफ़ा एलर्जी के कुछ छोटे-मोटे इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें आपको ये खाँसी आ रही होती है और कई दफ़ा दमा मतलब अस्थमा, अस्थमा में आपको ये प्रॉब्लम आ रहा होता है। रिगार्डिंग निमोनियाज़, निमोनियाज़ में भी इसी तरह से खाँसी आती है, लेकिन निमोनियाज़ में आपकी ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी। मरीज़ को फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, साँस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ख़ास तौर पे वायरस के साथ जो निमोनियाज़ होते हैं, जाके आप याद करें जब कोविड हुआ करता था और खाँसी बहुत ज़्यादा होती थी, तो पहली चीज़ जो सिम्पटम आता तो ऑक्सीजन गिरनी शुरू हो जाती है, मतलब 92, 90 और इस तरह ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है। तो जितनी फेफड़ों की बीमारियों के साथ खाँसी आती है जब, तो उसमें हमेशा ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है और बैक्टीरियल निमोनियाज़ जो हैं जिसमें पीप पड़ जाती है आपके फेफड़े की एक साइड पे, तो ये इन सब बीमारियों में निमोनियाज़ में आपको एंटीबायोटिक्स की कई दफ़ा शदीद ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये डॉक्टर का काम है कि वो ये डिफ़रेंशिएट करे कि जो इन्फेक्शन है, ये वायरस है, क्या इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत भी है या नहीं? तो अगर हम इसकी समरी बनाएँ, तो खाँसी जो कि आपकी 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, इवन डेढ़ माह तक जो खाँसी होती है, ये वायरल इन्फेक्शंस के साथ है। तो मेन चीज़ इसमें यही देखनी होती है कि बुखार तो नहीं चल रहा और ऑक्सीजन वगैरह ड्रॉप तो नहीं हो रही, आपको इससे पता लग जाता है।
और बहुत ज़्यादा हो तो आप एक्स-रेज़ करा सकते हैं।